So now we are going to discuss the non-spontaneous cells, that is the process of electrolysis. और इसमें हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो बिफोर गोइंग दैट, सबसे पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, राइट. और मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा एक सिंपली सेल से, राइट. सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सेल. नाउ सेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल, राइट. तो यहाँ जो लार्जर लाइन है, दैट लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड दिस इज रिप्रेजेंट द नेगेटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स है, राइट. पॉजिटिव मीन्स positive electrode potential, negative means negative electrode potential. Keep in mind this is not the charge, right. These are the reduction potentials. So therefore positive and means it has a positive electrode potential as compared to this one, right. Negative does not mean that it is negative sign, it has negative sign mathematically. Negative means इसका जो reduction potential है वो इधर वाले टर्मिनल से lower होगा. Alright, so that makes positive and negative symbolic senses. Alright, so अब अगर मैं इस बैटरी से एक सिंपली एक LED कनेक्ट कर देता हूँ, राइट, इस तरीके से. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे थ्रू दिस LED और लैम्प वट एवर इट इज़. तो यहाँ पर जो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है, राइट, करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट. सो ये ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर जिस करंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो कन्वेंशनल करंट है, राइट. और कन्वेंशनल करंट ये एज्यूम किया जाता है कि इसमें पॉजिटिव कैरियर्स हैं, राइट. सो बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि मैं कन्वेंशनल के फेवर में नहीं होकर के मैं इसको रियलिटी के फेवर में जाऊंगा, राइट. सो रियलिटी ये है कि आपके पास जो बैटरी है जिसके दो टर्मिनल्स हैं और आपने इसके साथ में एक लैम्प कनेक्ट कर दिया, राइट. सो डेफिनेट सी बात है जो लोअर पोटेंशियल है, राइट, लोअर पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और हायर पोटेंशियल वाले रिड्यूस होंगे, राइट. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल लीव दिस इलेक्ट्रोड एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द अनदर इलेक्ट्रोड. इसे मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट. करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट. मैं अब इसमें कन्वेंशनल करंट अपने किसी भी लेक्चर में नहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, ना ही मैं इसके साथ कोई किसी भी तरीके का साइन कन्वेंशन के बारे में बात करूँगा. मैं इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट लेके बात करूँगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं. सो वी शुड टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन करंट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पॉजिटिव करंट्स. ऑल राइट, सो नाउ हियर इज द ऑप्शन. वन मोर ऑप्शन इज देयर. सपोज आई हैव वन मोर बैटरी, राइट. हियर इज दिस बैटरी एंड आई कनेक्ट दिस बैटरी टू दिस बल्ब इन दिस वे. तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है, इस बल्ब से दो बैटरीज कनेक्टेड हैं और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव ही यहाँ से सर्कुलेट करेंगे, राइट. सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि ये भी जाएगा इलेक्ट्रॉन. अब अगर यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट है, सपोज़ कीजिए कि मैं इस जगह पर जो बैटरी लेता हूँ इसकी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट और मैंने जो नीचे वाली बैटरी ले रखी है लोअर बैटरी, सपोज़ कीजिए इसकी वैल्यू है 1.0 वोल्ट. तो अगर ये बैटरी अगर 1.5 वोल्ट की है और ये है 1.0 वोल्ट, तो डेफिनेट सी बात है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के कंपैरिजन में लोअर हो गया, राइट. सो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. सो जो करंट होगा वो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ही मूव करता है, राइट, हायर टू लोअर. ओके, दैट मीन्स कि इस जंक्शन पे आने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो हायर वोल्टेज की बैटरी सारे हैं वो इस तरफ को मूव कर सकते हैं ऐसे डाउनवर्ड और इस बैटरी में ये रिवर्स फ्लो करेंगे, राइट. वहीं पर अगर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सपोज इसकी वोल्टेज है 2.0 वोल्ट, तो फिर कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका हायर वोल्टेज होगा वो फिर करंट को इस तरफ फ्लो कराएगा अप साइड पे, राइट. सो ये पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सिंपली ऐसे है जैसे कि आपके पास एक मेटालिक प्लेट्स हैं, राइट, जो कि फ्लैट हैं, राइट. जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ये आप फ्लैट सरफेस देख रहे हैं, राइट. ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और मैं इसके ऊपर सिंपली एक ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके का, जिससे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर टिक गया,
ओके, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ। ओके, अभी इस वक्त यहाँ पर कहीं भी मूवमेंट नहीं है। जैसे ही मैं इसको हायर लेवल पे ले जाऊँगा, थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि ये रोल डाउन होना शुरू हो जाएगा ऐसे, राइट। सो ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। जब मैं इसको इसी हाइट पर रखूँगा और मैं इसकी हाइट इससे ऊपर कर लूँगा, तो ये जो है लोअर दूसरा वाला हो जाएगा और ये मूवमेंट इसका दूसरी तरफ हो जाएगा, इस तरीके से। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस का, लोअर हायर पोटेंशियल का क्या सेंस निकलता है। ऑलराइट, सो हम इसमें अपनी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो डेनियल सेल है, राइट, ये मेरे पास डेनियल सेल के सिंपल पिक्चर है, जिसमें कि आपने यहाँ पर जिंक लगा दिया, यहाँ पर आपने कॉपर लगा दिया, राइट, और फिर आपने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक सिंपली सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, राइट। सो इस पूरे पिक्चर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे कि जिंक से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो मैं शो करूँगा कि जिंक को शॉर्ट लेग से और कॉपर को मैं लॉन्ग से शो कर सकता हूँ ऐसे। इस पूरी पिक्चर को मैं 2 लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। सो ये ऐसी पिक्चर हो गई, और इसको आप पिक्टोरियली देखेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से सीन जो है वो ऐसा होगा। यहाँ एक बीकर है, ये सेकंड बीकर है, जिसमें कि कॉपर और जिंक रॉड लगा दिया मैंने, और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर से, ताकि मेरे पास इसकी वोल्टेज आ जाए, राइट। सो इसकी जो वोल्टेज आती है वो है 1.10 वोल्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और इसकी सिंपल पिक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है, राइट। अब सपोज़ कीजिए कि मैं इसी जगह पे, जैसे यहाँ मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ से वोल्ट मीटर रिमूव करके एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से की बैटरी, राइट, इस तरीके की बैटरी, जिसमें कि आप नोटिस करेंगे कि जो ये लार्जर लेग है, राइट, ये लार्जर लेग जो है वो कॉपर से कनेक्ट हो गया है, और शॉर्टर लेग जो है वो जिंक से कनेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जिंक से और पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर से कनेक्ट हो गया, राइट। जो कॉपर और जिंक की बैटरी है वो ऑलरेडी 1.10 वोल्ट से है, तो मैं यहाँ पर इस पिक्चर को यहाँ पर ऐसे शो कर सकता हूँ सिंपल वे से, कि मैंने इन 2 बैटरीज को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, जिसमें से नीचे वाली बैटरी 1.10 वोल्ट की है। अब अगर ऊपर वाली बैटरी का जो EMF है, अगर वो EMF ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट हो गया, तो देखिए जो करंट का फ्लो है, यहाँ पर 2 करंट के फ्लो हैं। एक तो ये वाला फ्लो है जो कि बैटरी का है, जिंक की बैटरी का, और दूसरा जो फ्लो है वो इस बैटरी का है, जो मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है, राइट। देखिए दोनों करंट के जो फ्लो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन है, राइट। अगर दोनों करंट के डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो इनमें से एक होगा विनर, सेकंड होगा लूज़र। तो विनर कौन होगा? जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हायर होगा। दैट मीन्स कि जो ग्रीन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन करंट ग्रीन के अकॉर्डिंगली फ्लो होगा, राइट। बट आप नोटिस करेंगे जब ये ग्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ से फ्लो होगा तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से कॉपर की तरफ नहीं मूव करेंगे, वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे, राइट। सो होपफुली पिक्चर क्लियर हो गई मैंने क्या बताया। अभी पहले एक और भी केस डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मैं इस E की वैल्यू एग्जैक्टली 1.10 वोल्ट लगा देता हूँ, एग्जैक्टली ये वैल्यू है, तो देखिए अगर ऐसे एग्जैक्टली इसका पोटेंशियल यहाँ बराबर हो गया तो पोटेंशियल बराबर होने का मतलब ये हो गया कि इस फ़ोन की जो दोनों सरफेस है उन दोनों की हाइट जो है टर्मिनल्स की वो बराबर हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उनका ज़ीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इस सरफेस के लिए हाइट का काम कर रहा है, उसे हम हाइट के टर्म्स में समझ सकते हैं। थर्मोडायनेमिकली आप ये समझ सकते हैं कि दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो गया तो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट। उसी तरीके से वहाँ पर हमारे पास थर्मल पोटेंशियल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल हो गया तो देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, राइट। बट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो EMF है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1.10 वोल्ट हो गया तो उस कंडीशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो अकॉर्डिंग टू द जिंक होगा फ्लो। दैट मीन्स उस केस में करंट जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होगा, राइट। बट जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो ये है कि अगर एक्सटर्नल बैटरी मेरे पास नहीं लगा रखी है, राइट, तो जिस वक्त एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, ये एक्सटर्नल बैटरी नहीं है,
उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है वो इस ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग होगा या जिंक से कॉपर की तरफ होगा, राइट। वो स्पॉन्टेनियस सेल है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस सेल। बट जैसे मैं इसके साथ एक अपोजिट बैटरी लगाता हूँ और मैं उस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा हूँ जो रिएक्शन नेचुरली पॉसिबल नहीं है बाय इट्स ओन, तो मैं एक एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ, और इसलिए हम इसको नाम देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस सेल्स का, राइट। सो इस चीज़ को हम एक सिंपली एनसीईआरटी के बुक में भी देखते हैं। सो ये आपके पास एक सिंपल सेल है, राइट, जिसमें आपने देखा जिंक है, कॉपर है, सॉल्ट ब्रिज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इसको येलो से थोड़ा हाईलाइट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, राइट। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर हम दूसरे पिक्चर में देखें जहाँ पे ये शो कर रहा है, अगर आप इस पिक्चर को देखें, राइट, थोड़ा सा ऐसे क्लियर देखते हैं, इस पिक्चर में यहाँ पे साफ तौर पे शो किया जा रहा है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1.1 है, जो कि जिंक और कॉपर का स्टैंडर्ड ईएमएफ है, तो देखिए वहाँ पे मैंने बैटरी को ऐसा ही कनेक्ट किया हुआ है जैसे कि नेगेटिव टर्मिनल को जिंक से ही कनेक्ट किया है। हमने इसी पैटर्न पे इसको कनेक्ट करना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक जो इसका ईएमएफ है अगर वो लेस होगा देन द कॉपर एंड जिंक सेल, तो डेफिनेट सी बात है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ मेंटेन तो रहेगा, बट वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये बैटरी इसके अपोजिट में लगी हुई है, मीन्स इसको अपोज कर रही है, बट अपोजिंग में भी इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके डिफरेंस से कम है, राइट। वहीं पर अगर आप दूसरी पिक्चर इस तरफ की देखते हैं, ये पिक्चर है जिसमें कि ऐसा शो किया हुआ है कि अगर एक्सटर्नल बैटरी का ईएमएफ एग्जैक्टली इक्वल हो जाए 1.1 के, सो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन विल अकर। और एक थर्ड पिक्चर है, इस पिक्चर में थोड़ी सा वो करेक्शन भी करनी पड़ेगी। इस पिक्चर में ऐसा दिया हुआ है कि वन ईएमएफ इज़ ग्रेटर देन 1.10, बट यहाँ पर बैटरी आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। बैटरी इन्होंने उल्टी लगा दी है, राइट। सो बैटरी यहाँ पे सेट करते हैं पहले। सो बैटरी यहाँ पे आपको रिवर्स करना है इसे, यहाँ पे शॉर्टर लेग और यहाँ पर लार्जर लेग, राइट। सो इस तरीके से बैटरी लगानी है जैसे अभी ऊपर लगी है बाकी बैटरीज, ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ क्लियर सी बात है कि अगर मैं इसको अपोजिट वाली बैटरी को अगर हायर पोटेंशियल डिफरेंस पे रखता हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा, राइट। और ये चीज़ बनाती है इसको एक नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमारे पास नॉर्मल जो सेल है, इस नॉर्मल सेल में हमने देखा था कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, जिंक डिजॉल्व हो रहा था। यदि आप इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कर देंगे तो जिंक डिपॉजिट होगा और कॉपर डिजॉल्व होगा, ऑलराइट। तो इस नॉन स्पॉन्टेनियस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे कि जो जिंक केटायन है वो रिएक्ट करेगा कॉपर एटॉमिक से और यहाँ पर जिंक केटायन डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर का एनायन डिजॉल्व हो जाएगा एक्वस स्टेट में, राइट। यहाँ कॉपर सॉलिड है, ये एक्वस है। सो दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, और जो रिवर्स होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस। तो अब तक हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस सेल्स पढ़ लिया है, ऐसे करके हमने देखा है प्रैक्टिकली भी। अब मैं नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो एक्सटर्नल बैटरी की जो वोल्टेज है वो इनके स्टैंडर्ड ईएमएफ से ज़्यादा होगा, एक बात, और अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, ये दूसरी बात। तब आप नॉन स्पॉन्टेनियस सेल को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन्हीं का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमें माइकल फैराडे ने दिया था, और माइकल फैराडे ने इस स्टेटमेंट को हमें 1834 में बहुत ही पिक्चोरियल वे से इन्होंने क्लैरिफाई किया था, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व थे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी, राइट। सो माइकल फैराडे के लॉज को समझना बहुत ईजी है, पर यहाँ पर आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैसेज मिलता है वो ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास ऐसे कॉपर +2 है, सिल्वर +1 है और एल्यूमिनियम +3 है, राइट। एंड वी नीड टू डिपॉजिट देयर 1 मोल ऑफ ईच। मैं चाहता हूँ कॉपर डिपॉजिट हो जाए, सिल्वर भी डिपॉजिट हो और एल्यूमिनियम भी डिपॉजिट हो जाए, राइट। और हमें इन सभी का मोलर मासेस भी याद होना चाहिए, जैसे कि यह है 64 अप्रॉक्सीमेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेंशन कर रहा हूँ इसे, अप्रॉक्सीमेट 64, इसका 108 अप्रॉक्सीमेट, और एल्यूमिनियम का अप्रॉक्सीमेट 27 वैल्यू, राइट। ये सभी जो वैल्यूज़ मैंने लिखी ये 1 मोल के लिए लिखी है, 1 मोल के लिए, राइट। सो दीज आर द मोलर मासेस ऑफ दीज।
सब्सटेंसेस, राइट। अब देखिए कॉपर को अगर आप 1 मोल अगर कॉपर डिपॉजिट करना है तो आपको इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं इसको लिखूँगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। अब क्योंकि सिंगल पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सिंगल मोल, और एल्यूमिनियम के लिए आपको चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जिसे हम लिखते हैं 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 टाइम्स 6.023 टाइम्स 10 टू द पावर 23, that comes out to be 965,000 coulombs per mole। इस 1 मोल चार्ज को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं 1 फैराडे, राइट। ध्यान रखना F के साथ एक सबस्क्रिप्ट D है। डू नॉट राइट F। इफ यू आर राइटिंग F दैट मीन्स यू आर राइटिंग फैराड, विच इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। सो इट शुड नॉट बी फैराड, इट मस्ट बी फैराडे, राइट। सो फैराडे, ऑलराइट। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे जो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ आई कैन राइट 2 फैराडे, आई नीड टू राइट हेयर 1 फैराडे, और ये हो जाएंगे 3 फैराडेज, राइट। ऑलराइट। सो यहाँ पर एक पिक्चर जो मुझे अब तक कंक्लूड करनी चाहिए वो ये है कि देखिए अगर आपके पास कॉपर का जो मास डिपॉजिट होता है, राइट, कॉपर का मास फॉर 1 फैराडे, 1 फैराडे के लिए कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा। अगर तो मैं 2 फैराडे पास करता हूँ तो ये 64 हो जाएगा। तो 1 फैराडे के लिए कॉपर का मास जो डिपॉजिट होगा वो 64/2 हो जाएगा। सिल्वर के लिए कितना डिपॉजिट होगा 1 फैराडे पर, वो है 108। और अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो आपके पास आएगा 27/3, क्योंकि आप 3 फैराडे पास करेंगे एल्यूमिनियम से तो 27 डिपॉजिट होगा। इसका ध्यान रखना कि अगर मैं सब में से 1 फैराडे पास करता हूँ तो इनके मासेस जो डिपॉजिट हैं वो डिपॉजिट मासेस जो है हर बार अलग अलग आ रहे हैं, राइट। अब कॉपर का अगर 1 फैराडे पास होता है तो 32 ग्राम डिपॉजिट होगा, और एल्यूमिनियम का 9 ग्राम, वहीं सिल्वर का 108 ग्राम। अब ये चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके पास एलिमेंट कौन सा है। अगर सिल्वर का मोलर मास 108 है तो इसका कॉपर से कोई लिंक नहीं है, नो कनेक्शन। एल्यूमिनियम का अगर मोलर मास 27 है तो डेफिनेट सी बात है इसका सिल्वर और कॉपर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए अगर आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट, राइट, अगर आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन है, आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, आपका कैसा मर्जी सोल्यूशन हो पर वो होना एल्यूमिनियम चाहिए। तो जब भी आपके पास एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट है और आप उसे इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और आप एल्यूमिनियम डिपॉजिट चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 फैराडे पास करने के बाद एल्यूमिनियम का 1 मोल मिलेगा जो कि 27 ग्राम होगा। लेकिन वही 3 मोल अगर आपने सिल्वर से पास कर दिए तो आपको 108 का 3 गुना रिजल्ट मिलेगा, राइट। और कॉपर से अगर आपने पास किया तो आपको 32 का 3 गुना रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मास मुझे लिबरेशन में या मिलेगा, या अगर गैस हो तो लिबरेट हो जाएगा और अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट हो जाएगा। सो जो लिबरेटेड होगा, लिबरेटेड फॉर गैस एंड डिपॉजिटेड फॉर सॉलिड्स, राइट। ये जो भी मास इसका लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा, उस मास को मैं सिंपली इस फंडामेंटल में से रख सकता हूँ कि जो मास है वो प्रोपोर्शनल इस बात से होगा कि आपके पास 1 फैराडे पे कितना मास लिबरेट होता है, और उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास, E। ये नहीं कि कॉपर का ये हो गया इक्विवेलेंट मास, ये उसका इक्विवेलेंट मास हो गया सिल्वर का, और ये हो गया एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास, राइट। मोल कॉन्सेप्ट में हमने ऐसा देखा था कि आपको अगर एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालना है, यू जस्ट डिवाइड द मास ऑफ एल्यूमिनियम बाय द चार्ज ऑन द एल्यूमिनियम। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर दुनिया में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जो आपको ये चीज़ की गारंटी देगा, क्योंकि किसी ने भी देखा नहीं है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम के अलग अलग सॉल्ट्स हैं, ये आपके पास सभी अलग अलग सॉल्ट्स हैं, राइट, और आप इसमें से किसी भी सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ मेजर कर लेते हैं कि आप हर बार फिक्स इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, राइट। तो अगर आप जब भी इसमें से फिक्स इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप देखते हैं कि वो एल्यूमिनियम हमेशा उसके अकॉर्डिंग फिक्स होता है। और अगर आपके पास ये जो फिक्स इलेक्ट्रिसिटी है अगर 1 फैराडे है
तो फिर आप ट्राई करते हैं कभी सिल्वर नाइट्रेट से, आप ट्राई करते हैं कॉपर सल्फेट से, आप ट्राई करते हैं फेरिक क्लोराइड से, कोई भी साल्ट। तो आप देखते हैं कि आप जब भी एक फैराडे पास करते हैं तो एक फैराडे पास करने पर एल्यूमिनियम हमेशा 9 ग्राम ही डिपॉजिट हो रहा है, चाहे कोई भी साल्ट हो। सिल्वर हमेशा 108 ग्राम ही डिपॉजिट होगा, चाहे कोई भी साल्ट हो। कॉपर हमेशा 32 ग्राम ही डिपॉजिट होगा, चाहे कोई भी साल्ट हो। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो अमाउंट जो डिपॉजिट यहाँ पे बने हैं 32, 108 और 9 में, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया है, राइट। तो जो तीन यहाँ पर मेरे पास केसेस बने हुए हैं, ये जो तीनों वेट डिपॉजिट हैं ये एक फैराडे पर बने हैं, यानी कि तीनों वेट्स बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, दे आर इक्विवेलेंट नॉट इक्वल। 32 ग्राम 108 ग्राम के बराबर मैसिवली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली इसके इक्वलेंट है, राइट। दैट मीन्स कि 32 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए भी एक फैराडे लगा था और 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए भी 1 फैराडे लगा। दैट मीन्स हमने जो इनकी कॉस्ट पे की है इलेक्ट्रॉनिकली वो दोनों के लिए इक्वल है, राइट। ओके, सो यहाँ पर मैं इस चीज़ को अब एक बारी फिर से रिमाइंडर फॉर्म में लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस किया। अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि जो भी मास डिपॉजिट होगा वो मास जो है एक तो उसके इक्वलेंट वेट पर डिपेंड करना चाहिए। अगर ज़्यादा इक्वलेंट वेट है तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और दूसरी बात चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 फैराडे पास करें तो ऑब्वियसली डबल मास डिपॉजिट होगा, 3 करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, राइट। सो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें कि आप देखते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, अगर गैस है तो लिबरेटेड, सॉलिड है तो डिपॉजिटेड, जो मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, और दूसरा आपने कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ये जो क्यू है, इस क्यू को मैंने फैराडे में मेजर किया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपने कूलम्स नहीं भरने हैं, राइट। कूलम्स नहीं, ये फैराडे है, कितने फैराडे हैं वो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। सो यानी कि अगर मैं इसको किसी एक एलिमेंट के लिए लिखता हूँ तो जिसका इक्विवेलेंट E1 है, राइट, उसका इक्विवेलेंट E1 है तो उसका मास भी M1 डिपॉजिट होगा। अगर सेम फैराडे पास करता हूँ तो किसी दूसरे एलिमेंट के लिए जो मास होगा वो M2 होगा, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट E2 होगा पर सेम पास करने पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे दोनों वोल्ट मीटर्स को ले लेता हूँ और वोल्टा मीटर्स को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड है, राइट, और ये मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, और यहाँ पर सपोज एक और भी ले लिया मैंने और इनको भी आपस में जोड़ दिया। रिमूव दिस, एक रॉड यहाँ से लगा लेते हैं और इनको हम एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब देखिए तीनों सेल्स इसमें जो है आपस में सर्किट में आ गए हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड लगा होगा जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इनको सॉल्ट ब्रिज नहीं लेके चलना है, राइट। तो अब देखिए सपोज़ कीजिए ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट है या सल्फेट है। तो आपके पास अगर अलग अलग सेल्स यहाँ पर हैं भी, इवन देन बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन सीरीज वी नो दैट चार्ज सेम, करंट सेम, राइट। तो अगर करंट सेम है तो दोनों में करंट सेम पास हो रहे हैं, बट क्या इनके मासेस सेम डिपॉजिट होंगे? नो एंड नेवर। So that first statement, this first statement is known as first law of Faraday's electrolysis law, right? So ये first law है। first law के अकॉर्डिंग जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा that will be directly proportionate with its equivalent weight and the quantity of charge passed, right? लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास ये दो एलिमेंट का रिलेशनशिप ये आता है, और जब आप इनकी सिंपली रेशियो ले लें, so what we get M by M2 which is equal to E1 by E2, and this is known as the second law of electrolysis, right? इसका मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे कॉपर का और यहाँ पर सिल्वर का मास लेता हूँ, so this is M कॉपर, this is M सिल्वर, राइट। एक फैराडे पास करने से जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो 32 होगा, एक फैराडे पास करने जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो 108 होगा, राइट। तो ये एक फैराडे पे डिपॉजिट्स हैं। 0.1 फैराडे पास करने से 3.2 हो जाएगा और ये 10.8 हो जाएगा, राइट। सो ये 0.1 फैराडे के साथ हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसे
0.2 फैराडे पास करूँगा तो ये हो जाएगा 6.4 और ये हो जाएगा 21.6, right, 21.6. But when you take the ratio of all these, you get the same ratio, and this ratio is equal to basically the ratio of their equivalent weights, right? So that was the second law of Michael Faraday, right, regarding the electrolysis. So now you can solve this simple numerical, right? अब देखिए यहाँ पर सिंपली गिवन है कि आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, राइट? अगर देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट गिवन है, दैट मीन्स इट इज़ अंडरस्टूड कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 32 है, वो फिक्स है कॉपर के लिए। 10 मिनट के लिए इसको पास किया करंट को, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.5 एम्पियर है, और पूछा गया कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप पहले तो ये देखिए टाइम दे रखा आपको, राइट? तो आप देखेंगे कि 10 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ कूलम्स पास हुए। तो सिंपल है, आपके पास 600 सेकेंड आ गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड्स। और जो करंट है वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, करंट टाइम्स टाइम विल गिव यू चार्ज, तो आपके पास 900 कूलम्स चार्ज आ गया, राइट? अब 900 कूलम्स में कितना फैराडे होगा उसे कैलकुलेट करना बहुत इजी है, राइट? तो सिंपली आपको उसके लिए 900 लेना है, राइट? 900 डिवाइड बाय 96500, राइट? सो ये जो नंबर मेरे पास आया है ये है 0.009326, right? So we can write this number 0.00933 फैराडे, राइट? सो इतने फैराडे मेरे पास पास हुए हैं 10 मिनट में, और मुझे पता करना है कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है। वाइल वेरी सिंपल, एक फैराडे से अमाउंट कितना डिपॉजिट होता है, दैट अमाउंट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 32 ग्राम्स, जैसा भी हमने कैलकुलेट किया। तो अगर एक फैराडे से इतना होता तो इतने फैराडे से कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट, दैट्स ऑल। सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 32 and what you get 0.298 grams, right? Now let us check the book, and you can notice that this is the result, right? So this calculation is basically personalized. You can do it according to your wish, whatever you like. Now we can solve numericals based on this concept, all right?